बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 11 और उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। तो आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम्स। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम्स बाय कन्वेक्शन। हम कन्वेक्शन का टॉपिक डिस्कस कर लेते लेक्चर नंबर 1 में, तो उसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। तो टॉपिक क्या है? हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रूम्स। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर हमारे पास कोई बड़ा सा हीटर हो, सपोज ये हमारे पास कोई हीटर है, ठीक है, तो हम लोग हीटर को जब इसको ऑन करते हैं तो क्या होता है, हीटर को ऑन करने से यहां से जो हीट होगी, हीट से जो एयर इसके करीब वाली एयर होगी, मतलब उस एयर को ये क्या करेगा, हीटअप कर देगा। मतलब वो जो हीटअप होगी एयर, वो ऊपर की तरफ उठेगी। मतलब हॉट एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ उठती है हीटअप होने की वजह से। अब उसकी जगह लेने के लिए जो कोल्ड एयर होती है वो इस एरिया को फिल करने के लिए आती है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है, ये जो कोल्ड एयर है इसको भी वो हीटअप करेगा। अब ये जो हीटअप होकर एयर ऊपर उठती चली जाएगी, हॉट एयर जो है, और जो उसकी जगह लेने के लिए कोल्ड एयर जो है उसको रिप्लेस करने के लिए उसकी जगह आएगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। इसी को हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं। कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हॉट मॉलिक्यूल जो है हॉट होकर ऊपर उठ जाते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट में कोल्ड मॉलिक्यूल जो है उनकी रिप्लेसमेंट में आ जाती है, क्योंकि वो हैवी होते हैं, भारी होती है, उनकी जगह आ जाती है। और हॉटर मॉलिक्यूल जो होती हैं वो लाइटर होकर ऊपर उठ जाते हैं। तो यहाँ ये कन्वेक्शन के प्रोसेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो पूरा रूम है वो सारा का सारा फिर क्या हो जाएगा, वो सारा का सारा रूम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हीटअप हो जाएगा। इसी तरह से यही प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर में भी। रेफ्रिजरेटर में भी यही काम होता है। रेफ्रिजरेटर में क्या काम होता है कि रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो पूरे रूम का टेम्परेचर होता है, यही अगर हम इसको रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल दे दें, दिस वन इज अ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर भी क्या काम करता है कि वो एयर को कोल्ड करता है, और जो टेम्परेचर होता है वो इवनली सारे रूम का जो टेम्परेचर होता है उसको सेम कर देता है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो कूलिंग इफेक्ट होता है, जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ और कोल्ड एयर नीचे की तरफ मूव करते करते आहिस्ता आहिस्ता जो पूरे रूम का टेम्परेचर होता है वो सेम करता जाता है। सेम रूम का टेम्परेचर होगा, यानी सेम हीट जो है वो हर तरफ फ्लो करेगी। वही इसी तरह से फिर जो रूम जो है हमें कूलिंग इफेक्ट देता है, वहां भी यही प्रोसेस यानी कन्वेक्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है आपके, चाहे आप हीटर यूज करती हैं या फिर ऑफ रेफ्रिजरेटर। अब हम एक और टॉपिक इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। द मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम। हॉट वाटर सिस्टम जिसे आमतौर पर आप लोग गीजर के नाम से जानते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है भाई, इसमें बेसिकली आपका गीजर समझ लीजिए एक टैंक की तरह का होता है, लाइक दिस। अब ये मैंने एक गीजर जो है वो बनाया है। इसमें यहां पर जो है वो एक हीटिंग एलिमेंट होता है। दिस वन इज अ हीटिंग एलिमेंट, और इसके जो है बेसिकली यहां पर जो है दो पाइप जो है वो लगा दी जाती हैं, एक यहां पर होता है, एक यहां पर। अब इनको आगे अटैच कर दिया जाता है, डिफरेंट रूट दे दिए जाती हैं। एक जो है ये इनलेट कहलाता है। जो इनलेट होता है, यहां से कोल्ड वाटर, यहां से कोल्ड वाटर इसमें इन किया जाता है, इसमें भेजा जाता है, ठीक है जी, इस टैंक के अंदर। अब इस टैंक में जैसे कि मैंने बोला कि हीटिंग एलिमेंट मौजूद होता है, वो इस कोल्ड वाटर को क्या करेगा, वो इस कोल्ड वाटर को हीटअप करेगा, इसको हीटअप करेगा। इसके यहां पर जो है एक थर्मोस्टेट भी होता है, मतलब इसके करीब यहां पर एक थर्मोस्टेट जो है वो भी मौजूद होता है। अब थर्मोस्टेट क्या काम करता है, थर्मोस्टेट जो है वो इसी जो ये जो हीटिंग एलिमेंट सारे वाटर को हीटअप करता है, तो ये उसको कंट्रोल करता है, जस्ट लाइक अ रेगुलेटर। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम पंखा चलाते हैं तो पंखे का जो डिमर होता है,
ठीक है, जो रेगुलेटर होता है उसको हम कम ज्यादा करके उसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो थर्मोस्टेट है, हमें जितना पानी हॉट चाहिए करना है उसके मुताबिक थर्मोस्टेट हम लोग उसको सेट कर देते हैं, वो फिर उतना ही पानी को गर्म होने देता है। लेकिन अगला प्रोसेस क्या होता है, यही जो वाटर यहां से कोल्ड वाटर नीचे की तरफ जाएगा, तो जैसे वो हॉट होता चला जाएगा तो हॉट वाटर जो है वो लाइटर होता है, तो वो इसमें ऊपर की तरफ उठेगा। यहां पर मैंने बताया कि यहां पर इनलेट, तो यहां पर क्या होती है, आउटलेट के लिए पाइप लगाया जाता है। ये जो आउटलेट है, यहां से हम हॉट वाटर जो है वो हासिल करते हैं। वही हॉट वाटर फिर हमारी घर की सप्लाई में जहां भी उसको भेजा जाएगा, हम लोग उसको टूटियों में वगैरह में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये भी जो प्रोसेस है, आप देख सकते हैं कि कन्वेक्शन ही के प्रोसेस को जो है वो उसी की बेस पर ये अमल करता है कि कोल्ड वाटर जो है, जैसे ही ये हीटिंग एलिमेंट जो है इसके अंदर मौजूद होता है, ये आपका बर्नर भी हो सकता है या इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट्स भी हो सकता है। ठीक है, दिस वन ये बर्नर भी हो सकता है। कभी किसी दौर में बर्नर, इसके अलावा जो पुराने हीटर थे वो कभी कोयले के, मतलब कोयले वगैरह भी जलाए जाते थे, लकड़ी जलाई जाती थी, प्रोसेस यही था। लेकिन अब एडवांस शक्ल में जो हीटर मौजूद हैं आपके, यानी जो आपके गीजर मौजूद हैं, तो वो इस तरह से वर्कआउट करते हैं कि हीटिंग एलिमेंट जो है उसमें मौजूद होता है। वो जो हीटिंग एलिमेंट है वो कोल्ड वाटर को हीट अप करेगा, और जो हीट अब वाटर होता है वो क्या होगा, वो लाइटर हो जाएगा। लाइटर होकर वो ऊपर की तरफ उठेगा। जब वो ऊपर की तरफ उठता है तो यहां से आउटलेट से हम लोग वो हॉट वाटर जो है वो सप्लाई में मुंतकिल हो जाता है, हम लोग इसको हासिल करते हैं। थर्मोस्टेट जो बीच में है, मैंने आपको बताया कि थर्मोस्टेट का काम क्या है। थर्मोस्टेट इस गर्म पानी को, या इस जो हीटिंग इसके अंदर प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कम या ज्यादा करने के लिए हम लोग जो है बेसिकली थर्मोस्टेट यूज करते हैं। ओवरऑल ये भी मैकेनिज्म ऑफ आपका हाउस होल्ड हॉट वाटर भी किस पर डिपेंड करता है, ये भी आपके कन्वेक्शन पर, कन्वेक्शन प्रोसेस जिसकी हमने बात की है वो भी उसी पर बेस करता है। ये था हमारा जी कन्वेक्शन से रिलेटेड डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हमने डिस्कस की। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशंस। हीट ट्रांसफर टू रेडिएशंस। यानी हम रेडिएशंस का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। पहले हमने कंडक्शन किया था, फिर कन्वेक्शन, और अब हम बात कर रहे हैं रेडिएशंस की। रेडिएशन देखें, कंडक्शन में, कन्वेक्शन में हमने एक बात की थी कि मीडियम रिक्वायर्ड होता है। मीडियम की वजह से जो है वो मूव करते हैं, हीट जो है ट्रांसफर करती है, उसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड है। लेकिन जब हम रेडिएशंस की बात करते हैं तो देयर इज नो मीडियम। यहां पर इसको किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती, बल्कि स्पेस में से रेडिएशंस जो मूव करती हैं, उन रेडिएशंस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में वेव्स मूव करती हैं स्पेस में से, और इसको किसी किस्म के भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं रेडिएशंस, यानी हीट ट्रांसफर थ्रू रेडिएशंस। अब रेडिएशंस का जो प्रोसेस है, मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूव्स करती हैं और उनको किसी किस्म के मीडियम की जरूरत नहीं होती। यही इसकी डेफिनेशंस में भी आप लिखेंगे। अगली बात करते हैं कि रेडिएशंस फ्रॉम अ फायर प्लेस। हम बात कर लेते हैं पहले रेडिएशंस फ्रॉम अ फायर प्लेस। अब देखिए फायर प्लेस से, ये अगर कोई फायर प्लेस है, यहां पर देखें ये कोई फायर प्लेस है, सपोज ये शोला है, भड़का है, यहां से हीट जो है वो आपकी ट्रांसफर हो रही है। तो होगा क्या, वो कैसे ट्रांसफर होती है, वो डिपेंड करती है कुछ चीजों पर। पहली बात जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस। कलर एंड टेक्सचर ऑफ अ सरफेस, मतलब जो सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर हीट ट्रांसफर हो रही है, उसका कलर क्या है या वो किस मटेरियल की बनी हुई है। एक तो ये हम देखते हैं। सेकंड इसमें बात आ जाती है कि भाई टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, टेम्परेचर कितना है सरफेस का, टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस। और तीसरी बात आ जाती है सरफेस एरिया, वो जो एरिया है वो कितना है। अब ये तीनों बातों को हम डिस्कस करेंगे रेडिएशंस के हवाले से। सबसे पहले तो कलर देखें, कलर जो होता है वो डिपेंड करता है रेडिएशंस के लिए। अगर कलर जो है वो डार्क ब्लैक है, डल भी है, ठीक है जी, डल ब्लैक कह सकते हैं, डल डार्क ब्लैक, तो उस सूरत में जो रेडिएशंस जो अमिट करेंगी इस सरफेस में से वो बहुत ज्यादा होंगी,
मैक्सिमम हद तक, यानी मीटिंग जो है वो भी मैक्सिमम होगी, और यहां से एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब करेगी हीट को, वो भी जो डार्क डल ब्लैक सरफेस होती है वो सबसे ज्यादा करती है। इसी तरह से अगर हम देखें कि इसमें लो कहां पर होता है, वो आपकी सिल्वरी ग्रे होती है। अगर सिल्वरी सरफेस होगी, मतलब सिल्वरी ग्रे सरफेस मोस्टली आपने देखे होंगे, और शाइनी, स्पेशली शाइनी सिल्वर सरफेस जो है उसमें यही प्रोसेस इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। उसमें रेडिएशंस को इमिट करना और एब्जॉर्ब करना बहुत कम होता है। इसी तरह से व्हाइट सरफेस, उसमें भी ये कम होता है, ठीक है जी। और बाकी जो कलर्ड सरफेस होती हैं, जितने डार्क कलर्स होंगे उनमें ये प्रोसेस ज्यादा तेजी से होता है और लाइट में कम। इसकी मैं सादा सी एग्जांपल देता हूं कि आपने अक्सर देखा है कि हम लोग सर्दियों में ज्यादातर डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े, ब्लैक कलर के, डार्क कलर की। और गर्मियों में जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो हम लोग ज्यादातर व्हाइट कलर के या जो लाइट कलर्स के कपड़े होते हैं। फिर आ जाता है इसमें टेक्सचर। टेक्सचर भी डिपेंड करता है, जितना टेक्सचर जो है वो डल होगा, जितना डल होगा, जितना वो मतलब उसका स्टफ जो है वो हैवी होगा उतनी ज्यादा उसमें हीट एब्जॉर्ब करने की और एमिट करने की सलाहियत ज्यादा होगी उसमें रेडिएशन ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी, ज्यादा एमिट होंगी। बनस्बत जो आपके कपड़े लाइटर होंगे, शाइनी होंगे, ठीक है, व्हाइट कलर के होंगे, सिल्वरी कलर के होंगे, उनमें यही प्रोसेस एमिशन का और एब्जॉर्प्शन का, रेडिएशंस का, हीट का, वो कम होगा। दूसरी बात हमने की टेम्परेचर ऑफ अ सरफेस। सरफेस का जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा यानी मैक्सिमम टेम्परेचर पर मैक्सिमम रेडिएशन होंगी। अगर लेस होगा टेम्परेचर तो लेस रेडिएशन जो है वहां से जो है हमें एमिट और एब्जॉर्ब करती हुई महसूस होंगी। इसी तरह से सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, यानी ज्यादा बड़े सरफेस एरिया से ज्यादा हीट। यानी इसकी मिसाल यूं है कि आप एक कमरे में बड़ा हीटर लगाएंगे, ठीक है जी, तो उससे आप देखेंगे कि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, जहां से हीट जो है वो रेडिएट कर रही है, तो आपको ज्यादा जो है वो रेडिएशन मिलेगी, कमरा ज्यादा हीटअप होगा। अगर आपने छोटा हीटर रखा है तो क्या होगा, सरफेस एरिया कम है जहां से रेडिएशन एमिट हो रही है, तो उससे आपको हीट भी कम मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करेंगे कि वाई ऑब्जेक्ट्स कूल, वाई ऑब्जेक्ट्स कूल और वार्म ओवर टाइम, और वार्म ओवर टाइम। यानी वक्त के साथ साथ जो कूल ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो, या वार्म ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मतलब क्यों आहिस्ता आहिस्ता मतलब उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, मतलब कूल वार्म में कन्वर्ट हो जाती है, वार्म कूल में। होता क्या बेसिकली, अगर यहां पर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि वार्म है, तो अब ये जो सरफेस उसके गिर्द जो एरिया है सारा, मतलब जो एरिया है उसके गिर्द ये वार्म नहीं है, ये सपोज अगर कोल्ड है, ठीक है, तो होगा क्या, हमें पता है कि वार्म जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे हीट जो है वो ट्रांसफर होती है कोल्ड एरियाज की तरफ, तो यहां से रेडिएशंस की शक्ल में हीट जो है वो ट्रांसफर होती रहेगी। यानी एक वक्त में इसका, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि इसका टेम्परेचर अगर 100 डिग्री था, इसका टेम्परेचर सपोज 20 या 30 डिग्री सेल्सियस था, तो क्या हुआ, यहां से हीट ट्रांसफर होती रही इसमें से। अब आहिस्ता आहिस्ता जब इसमें से हीट कोल्ड एरिया में जाएगी तो यहां पर जो हीट है या टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा, इसका बढ़ता चला जाएगा। मतलब इसका कम होते होते सपोज इसका 70 या चले 60 हो जाता है, इसका बढ़ते बढ़ते 30 से 60 पे चला जाता है। तो जब ये मतलब यहां से टेम्परेचर जो है वो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, तो फिर वो उसके मुताबिक ही हो जाएगा, जो टेम्परेचर उसके कुर्बत जवार में है वही, यानी हमें वो फील नहीं होगा ज्यादा वार्म। इसी तरह से अगर कोई कोल्ड बॉडी है तो वो क्या करता है, कोल्ड बॉडी में यहां पर ये एरिया उसके कुर्बो जवार में वो हीट अप है, वो हीट, तो अब हीट इसकी तरफ ट्रांसफर होगी, ये एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब करता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये भी हीट अप होता चला जाएगा, और इस तरह से हीट अप होते होते दोनों सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगे। जितनी हीट यहां से, समझेंगे यहां से हीट एमिट होगी उतनी ही हीट यहां पर एब्जॉर्ब होगी, यहां से जितनी हीट इमिट होती है, ठीक है, उतनी ही हीट यहां पर एब्जॉर्ब, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं भाई, दोनों एब्जॉर्प्शन और एमिशन इक्वल प्रोसेस होता है एक ही टाइम में, तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि रेडिएशन की शक्ल में जब हीट जो है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ मूव करती है तो उसका टेम्परेचर कम होता जाता है, और जिसमें जाती है हीट उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। जब दोनों का सेम हो जाएगा तो फिर हीट ट्रांसफर नहीं करेगी। जैसा कि हमने हीट की डेफिनेशन में देखा था कि हीट बेसिकली तब मूव करती है जब एक बॉडी हॉट होता है, दूसरा बॉडी कोल्ड होता है, दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा,
हॉट एंड कोल्ड बॉडी, तो हॉट से कोल्ड की तरफ हीट ट्रांसफर करती है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो फिर वो हॉट बॉडी, ठीक है, और या उसके गिर जो मतलब कुर्बो ज्वार है वो भी उतनी टेम्परेचर पर जाकर फिर हीट मजीद ना तो मिट होगी ना एब्जॉर्ब होगी। इसी वजह से कुछ देर के बाद जो वार्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कूल हो जाते हैं, जो कूल ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर वो वार्म जगह पे पड़े हैं तो वो उसी तरह से वार्म हो जाते हैं। ये वजह होती है। इसके लिए एक और छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो है जी लेस्ली क्यूब एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिससे हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं कि आया हीट जो है वो कौन सी सरफेस जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, कौन सी कम करती है। तो इसके लिए हम लेस्ली क्यूब को डिस्कस करेंगे। लेस्ली क्यूब जो है वो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि लेस्ली क्यूब समझ लें कि आपका इस तरह से, ये देखें, ये इसकी 4 फेसेस होती हैं लाइक दिस। ये मत समझ लें कि ये इसकी 4 फेसेस हैं। अब इसकी जो 4 फेसेस होती हैं, हमने क्या किया होता है कि इसकी जो 4 फेसेस है, मतलब एक फेस इसकी जो होती है वो इसकी होती है डार्क ब्लैक, यानी डल ब्लैक या डार्क ब्लैक, मतलब डल ब्लैक सरफेस होती है, ठीक है। एक इसकी सरफेस जो है वो व्हाइट होती है, ठीक है। एक इसकी सरफेस जो है वो सिल्वरी, मतलब शाइनी सिल्वरी ग्रे भी कह सकते हैं आप, इस शेप में होती है। और एक इसकी कोई जो फोर्थ दूसरी साइड पर है वो उसकी कलर्ड होती है, ठीक है। यानी 4 डिफरेंट सर्फेसिस होती हैं। तो ये हमारा लेस्ली क्यूब कहलाता है। अब लेस्ली क्यूब में हम लोग जब हॉट वाटर डालते हैं, यहां से हम लोग इसमें हॉट वाटर इन करते हैं, तो क्या होता है कि हॉट वाटर इन करने से जो एब्जॉर्प्शन होती है तमाम सर्फेसिस की डिफरेंट होती है। मतलब जो डल ब्लैक सरफेस है वो आपको ज्यादा हीटअप फील होगी, और जो आपकी व्हाइट है वो कम होगी, सिल्वर वाली भी कम होगी, कलर भी आपको जो है कलर सरफेस जो उसकी मतलब होगी वो भी आपको हीटअप फील होगी ज्यादा, मतलब व्हाइट और सिल्वरी से। और सबसे ज्यादा आपको डल ब्लैक, क्योंकि हमने बात की थी कि डल ब्लैक जो सरफेस होती है वो सबसे ज्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो लेस्ली क्यूब जो है वो हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि इससे हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, कि भाई किसकी हीट जो है वो ज्यादा है। मतलब हमने यहां पर मैंने जैसे बोला कि हमने हॉट वाटर इसमें डाला तो इसकी जो 4 सर्फेसिस हैं वो चारों हमें डल ब्लैक सरफेस जो है, एक व्हाइट है, एक सिल्वरी है, और कलर जो है वो हमें शो कर देती हैं कि भाई कहां पर जो है वो ज्यादा। फिर इसके लिए हम लोग मजीद एक रेडिएशन डिटेक्टर भी इसके साथ लगा सकते हैं। डिटेक्टर रेडिएशन डिटेक्टर से हम क्या करेंगे, हम लोग उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि भाई किसमें रेडिएशन जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब की हैं, ठीक है। तो वो रेडिएशन डिटेक्टर जो है वो गैल्वेनोमीटर की शक्ल में हम लोग उसके साथ अटैच करते हैं। गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन होती है वो हमें बता देती है। गैल्वेनोमीटर आपको पता है काला, जिसमें बकायदा तौर पर एक सुई होती है, उस पर सारी नंबरिंग लिखी होती है, मतलब डिफरेंट। तो इसको इसके साथ अटैच करके तो क्या होगा कि हम लोग ये चेक कर सकेंगे कि भाई कहां पर रेडिएशन हम लोग उसको देख भी सकते हैं। तो लेस्ली क्यूब जो है बेसिकली हमारे पास एक समझ लें मेटल बॉक्स है। ये बेसिकली एक मेटल का बना हुआ बॉक्स होता है, और उसकी जो सर्फेसिस हैं 4 सर्फेसिस हैं जिसके मैंने अभी आपसे डिस्कस की। ये 4 सर्फेसिस हैं, डिफरेंट हॉट वाटर्स में फिल किया जाता है, और उससे हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं कि कौन सी सरफेस जो है वो ज्यादा रेडिएशन एमिट करती है। इससे हमने देख लिया और चेक कर सकते हैं आसानी से एक्सपेरिमेंट करके कि हमें पता चलेगा कि जो डार्क ब्लैक सरफेस है वो सबसे ज्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, और सबसे कम आपकी जो शाइनी सरफेस सिल्वर होती है वो सबसे कम करती है। तो इसीलिए हम लोग जो है डिफरेंट जो हम मटेरियल यूज करते हैं आमतौर पर घरों में भी या वैसे भी, आपने देखा होगा कि जहां पर हम लोगों ने कुकिंग के लिए ऐसे पर यूज किए जाते हैं, जैसे आपका जो जिस पर रोटियां वगैरह पकाती हैं वो आपका जो तवा वगैरह जो भी होता है उसको ब्लैक कलर किया होता है, अक्सर आपने देखा होगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करे। और इसी तरह से जो चीजों को ठंडा रखने के लिए या मतलब कूल रखने के लिए, वो आप देखिएगा कि वो जो बर्तन होते हैं या तो वो आपके प्लास्टिक के या ग्लास के, उनकी सर्फेसिस आप चेक करेंगे कि वो लाइट कलर्स की होती हैं। तो ये भाई हम लोग इसको इसी फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे टेक्सचर के वाले से भी। आगे एक और छोटा सा टॉपिक है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, रेडिएशन से रिलेटेड है, कि इफेक्ट ऑफ सरफेस कलर, इफेक्ट ऑफ सरफेस कलर एंड टेक्सचर on infrared radiations. Infrared radiations, ये हमारा नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है।
इस पर भी बात कर लेते हैं कि भाई क्या इफेक्ट होता है बेसिकली कलर्ड सरफेस या टेक्सचर का हमारे इंफ्रारेड रेडिएशंस को लेते हुए। देखें, मैंने अभी आपसे बात की, अगर हम ब्लैक सरफेस लेते हैं तो ब्लैक सरफेस जो है, स्पेशली डल ब्लैक सरफेस की जहां तक हमने बात की कि यहां पर क्या होगा कि इसकी जो एमिशन होगी या एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि कलर जो है ब्लैक है, जिस पर हम ऑलरेडी भी काफी डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर एमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन ये मैक्सिमम होगी। यानी मैक्सिमम किस में होगी? ब्लैक सरफेस और डल सरफेस है अगर, तो वहां पर एब्जॉर्प्शन या एमिशन ऑफ रेडिएशन जो है वो मैक्सिमम होगी। और अगर हम मिनिमम की बात करें तो वो किस में होगी? सिल्वरी कलर में। जो सिल्वरी आपका कलर है बेसिकली वो आपका शाइनी भी है साथ, तो फिर तो और मतलब उसमें तो यहां पर जो है वो एब्जॉर्प्शन या एमिशन की अगर हम बात करेंगे तो ये मिनिमम होगी। तो इसी तरह से बाकी कलर जो हैं वो भी इसी तरह से हमारे जो हैं वो डिपेंड करते हैं। ये तो होगी बात इफेक्ट ऑफ सरफेस ऑफ कलर। दूसरी बात है टेक्सचर। टेक्सचर जैसे मैंने बताया कि जो मटेरियल्स आपके होते हैं, मटेरियल्स में हम लोग ये देखते हैं कि आया जो मटेरियल है उसका टेक्सचर क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्सचर अगर मटेरियल का वो ज्यादा हैवी मटेरियल है, लाइक दिस, मतलब कपड़ा आपका मोटा है, ठीक है, तो स्टफ जरा उसका हैवी है और डल है, तो क्या होगा, यानी डल होने की शक्ल में या उसका स्टफ जो है वो हैवी है, तो हैवी स्टफ की शक्ल में क्या होगा कि इसमें एब्जॉर्प्शन और जो एमिशन होगी वो ज्यादा होगी बनिस्बत आपका अगर लाइटर लाइटर होगा, क्लॉथ आपका क्या होगा, लाइटर होगा, या फिर वो शाइनी होगा, तो इस शक्ल में उसका स्टफ जो है, हमने टेक्सचर की बात कर ली कि टेक्सचर अगर इस टाइप का होगा तो उसमें रेडिएशंस क्या होंगी, वो मिनिमम होंगी, लेस होंगी। तो इसीलिए आपने देखा है कि आपके जो जिन चीजों को मतलब कोशिश की जाती है कि आप लोग जैसे कुकिंग के हम लोग बर्तन जो होते हैं उसमें जो मटेरियल होती हैं जिससे हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं वो आमतौर पर इसी तरह के बनाए जाते हैं, वो कम हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करें, ठीक है जी। स्टेनलेस स्टील के होती हैं, प्लास्टिक की होती हैं, आपने देखा वुडन के होते हैं, वो इसी वजह से कि हीट उनमें कम एब्जॉर्ब होती है, कम एमिट होती है। और जिनमें आप कुकिंग पर्पसेस कर रहे होते हैं, पका रहे होते हैं चीजें, वो आपने देखा कि वो मटेरियल यूज होंगे मेटल्स के, उनके कलर्स भी आप देखेंगे वो डल होंगे, ताकि क्या होगा, डार्क होंगे, ठीक है, और स्टफ उनका डल होगा ताकि उनमें कुकिंग जो है उसकी हीट ज्यादा चाहिए होती है, तो हम उसको इजीली जो है वो इस प्रोसेस को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है इंपैक्ट ऑफ सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपैक्ट ऑफ सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर and surface area on heat transfer। हम इस पर भी, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भाई हम इंपैक्ट देखना चाहते हैं सरफेस टेम्परेचर का और सरफेस एरिया का। देखिए सिंपल सी बात है कि सरफेस टेम्परेचर, मैंने पीछे भी बात की थी, ये अगर कोई सरफेस है इसका अगर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है जी, अब जितना इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी इसका टेम्परेचर अगर मोर है, मतलब ज्यादा है किससे बनिस्बत आपकी सराउंडिंग से, तो डेफिनेटली यहां से रेडिएशन जो है वो ज्यादा खारिज होंगी, क्योंकि सरफेस टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा वहीं से हीट जो है रेडिएशन की शक्ल में ज्यादा खारिज होगी। और अगर जो है इसी तरह से सरफेस एरिया जो है, एक तो हमने बात कर ली सरफेस टेम्परेचर जिसका ज्यादा, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, अगर सरफेस एरिया ये है, एक सरफेस एरिया ये है, अब ये जो सरफेस एरिया है ये ज्यादा है, यहां से भी हीट जो एब्जॉर्प्शन है रेडिएशन की शक्ल में या इनकी मिशन है वो भी उसी तरह से ज्यादा होगी। डिपेंड करेगा कि जितना, अब यहां से आप समझ लें कि जितना आपका सरफेस टेम्परेचर ज्यादा होगा, पहली बात, उतनी ही रेडिएशंस भी ज्यादा यहां से एमिट या एब्जॉर्ब होंगी। यानी रेडिएशंस की एमिशन यानी एमिट होना या एब्जॉर्ब होना ये मैक्सिमम होगा, यानी ज्यादा होगा, मोर होगा बनिस्बत ऐसी ऐसी सरफेस की जिसका टेम्परेचर लेस होगा। जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो है वो मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। दूसरी बात हमने की कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, बस में थोड़े सरफेस एरिया के, बड़े सरफेस एरिया में यहां भी एब्जॉर्प्शन या एमिशन ऑफ हीट जो है वो ज्यादा होगी। तो ये जी डिपेंड करता है कि हमारा मतलब एरिया क्या है, ये इम्पैक्ट होगा बेसिकली किसका, सरफेस टेम्परेचर का
और सरफेस एरिया का हीट ट्रांसफर का, यानी जितना सरफेस एरिया, फिर रिपीट कर देता हूं, सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा तो उतना हीट ट्रांसफर ज्यादा होगी, जितना आपका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी ही हीट ज्यादा ट्रांसफर होगी, जितना कम होगी ये दोनों वाइस वर्सा उसी तरह से उतनी ही हीट कम ट्रांसफर होगी। ये था टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक जो है वो और डिस्कस करेंगे और आज का ये लास्ट टॉपिक होगा जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है आज का मेजरिंग टेम्परेचर। मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग एन इंफ्रारेड थर्मामीटर। इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या होते हैं? बेसिकली ये थर्मामीटर जस्ट लाइक गन की तरह होते हैं। समझ लें कि ये आपके पास जैसे गन होती है ना, मतलब ये गन की तरह इस तरह से ये होते हैं। यहां पर इसका ट्रिगर होता है, मतलब हाथ से हम इसका ट्रिगर दबाते हैं और इस पॉइंट पर जो है, यहां पर इसकी जो है वो रीडिंग हमें मिलती है। मतलब इंफ्रारेड जो आपकी थर्मामीटर है जस्ट लाइक गन की तरह होता है। हम जब इस ट्रिगर को यहां से दबाते हैं, ये ट्रिगर है, ठीक है, ट्रिगर को प्रेस करती हैं तो यहां से रेडिएशंस निकलती हैं। यहां से क्या निकलती हैं? रेडिएशंस। अब ये जो रेडिएशंस हैं वो उस ऑब्जेक्ट पर, उस पर्सन पर, सपोज यहां पर कोई पर्सन खड़ा है, ये जो पर्सन है इसका ये फेस है, तो हम इसके फेस पर जो है, बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा कि फेस के ऊपर जो है वो इस एरिया पर स्पेशली ये जो होता है, माथा जो होता है, फोरहेड होता है, इस पर अक्सर ये स्पेशली आपकी जो कोविड-19 जब आया था, कोविड-19 जो पेंडेमिक सिचुएशन थी, उन दिनों में इसको बड़े बड़े जनरल स्टोर्स वगैरह, ये वो बैंकों के बाहर ये वो बहुत ज्यादा यूज किया गया था इस गन को, बेसिकली ताकि विदाउट टच किए हुए बॉडी को जो है उसका टेम्परेचर फाइंड आउट किया जाए। जैसे ही मैंने बताया कि ये गन की शक्ल में थर्मामीटर होता था, इसमें रेडिएशंस होती थी, क्या करते थे, ट्रिगर को जस्ट प्रेस करते थे, इस ट्रिगर को क्या करते थे, प्रेस। जैसे इसको प्रेस करते थे तो यहां से रेडिएशन जो थी वो अमिट करती थी, रेडिएशन सबमिट करती थी। और ये पर्सन है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो सामने खड़ा है, हमें नहीं पता कि इस पर्सन का टेम्परेचर क्या है। अब रेडिएशन इस पर पड़ती थी तो यहां पर उसका टेम्परेचर जो है वो शो हो जाता है। सपोज उसका टेम्परेचर यहां पर शो हो गया जी 101 डिग्री फॉरेनहाइट। अब ये जो 101 डिग्री फॉरेनहाइट हमें क्या शो कर रहा है कि इस पर्सन को टेम्परेचर है, तो इसलिए फिर उसको उसका दाखिला ममनू कर दिया जाता था कि उसको उस जनरल स्टोर में या जहां भी वो दाखिल हो रहा है उसको रोक दिया जाता था कि भाई आपको टेम्परेचर है, ठीक है, आप पेशेंट हैं, तो आप लोग जो है, ये तो पता नहीं है कोविड-19 की वजह से किस वजह से है, लेकिन पेशेंट है, आपको टेम्परेचर है, आपको इन नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किया गया था, ठीक है, अब भी कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन अब चूंकि कोविड-19 के वो पाकिस्तान में ऐसे वो हालात नहीं है जो 2019-20 में थे, तो इसलिए अब जरा आपको कॉमन शायद नजर ना आए, लेकिन उन दिनों में ये बहुत कॉमनली ये थर्मामीटर जो था, जिसको हम नाम देते हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर, क्योंकि इसके अंदर रेडिएशंस होती थी, इंफ्रारेड रेडिएशंस, वो यहां से निकलती थी। जस्ट लाइक मैंने जैसे बताया कि ये बिल्कुल आपकी गन की तरह, जैसे गन को आप पकड़ते हैं, ट्रिगर दबाते हैं, वैसे यहां पर इसका ट्रिगर होता था, दबाने से रेडिएशंस निकलती थी। ये तब यूज हुआ था चेकिंग के लिए आया कि पर्सन जो है उसका टेम्परेचर कितना है, और सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इसको यूज किया गया था। तो ये भाई आज का हमारा था लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो बेसिकली मेरा मकसद होता है आपको अंडरस्टैंडिंग देना चीजों को, ठीक है, आपके लिए इजी करना। बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको आप प्रॉपर रीड आउट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, देन आप उसको लर्निंग की तरफ जाएंगे तो यकीनन आपको आसानी होगी, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।